नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री बाय एवी पाठक पर। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कार्बनिक यौगिकों के बेसिक कंसेप्ट को, आज हम उसी कंसेप्ट्स को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें। आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। शुरू करते हैं। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसा कि पिछली क्लास में हम सभी ने कार्बन के बारे में, उसके संकरण के बारे में, समूह के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा था और उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में काफ़ी अधिक है, जिसका कारण कार्बन की चतुःसंयोजकता एवं उसकी श्रृंखलन की प्रवृत्ति है, जिससे कार्बन लंबी से लंबी श्रृंखला बनाने में सक्षम होता है। इस नाते कार्बनिक यौगिकों की संख्या 20 लाख से अधिक है। तो इन भारी संख्या में जो यौगिक हैं, इनका अध्ययन काफ़ी कठिन हो जाता है। इसी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने समान गुणों वाले यौगिकों को एक समूह में रखकर उसके अध्ययन को सरल बना दिया है और उसी अध्ययन को हम वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो शुरू करते हैं कि कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण को, और आप सभी के एग्जाम में ये आने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। कार्बनिक यौगिक जो हैं, इनको मुख्य रूप से हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। एलिफैटिक यौगिक या विवृत श्रृंखला यौगिक। एलिफैटिक कंपाउंड्स और ओपन चेन कंपाउंड्स। इसके अलावा दूसरा जो है उसको हम चक्रीय यौगिक या समृद्ध श्रृंखला यौगिक कहते हैं। इसको हम साइक्लिक कंपाउंड्स और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स भी कहते हैं। चक्रीय यौगिक या एलिफैटिक यौगिक जो है कार्बनिक यौगिकों के दो प्रकार हैं। एलिफैटिक यौगिकों के बारे में हम पहले शुरुआत करते हैं। एलिफैटिक जो शब्द है, ये फैट मतलब वसा से आया हुआ है। वसा से मिलने वाले वे सभी यौगिक जिनकी श्रृंखलाएं खुली हुई थीं, उनको प्रारंभ में एलिफैटिक यौगिक कहा गया, किंतु वर्तमान में वे सभी यौगिक जिनकी श्रृंखलाएं खुली हों
चाहे वह वसा से प्राप्त होते हों या न प्राप्त होते हों, किसी अन्य स्रोत से प्राप्त होते हों, उन सभी यौगिकों को हम एलिफैटिक यौगिक या विवृत श्रृंखला यौगिक कहते हैं। जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन आदि। तो वे सभी यौगिक जो कार्बनिक हों और उनकी श्रृंखला खुली हुई हो, उनको हम एलिफैटिक यौगिकों की श्रेणी में रखते हैं। अभी आगे हम इसका और विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब आते हैं चक्रीय यौगिकों पर। तो वे यौगिक जिनकी श्रृंखला बंद हो, उन सभी यौगिकों को हम चक्रीय यौगिक या समवृत श्रृंखला यौगिक के अंतर्गत रखते हैं। आइए देखते हैं चक्रीय यौगिकों का वर्गीकरण भी हम दो आधार पर कर सकते हैं। पहला हम कर सकते हैं चक्रीय श्रृंखला के संघटन के आधार पर। तो चक्रीय श्रृंखला के संगठन के आधार पर कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार को हम कहते हैं कार्बोचक्रीय या कार्बोसाइक्लिक। दूसरे प्रकार के यौगिक को हम कहते हैं विषम चक्रीय या हेटेरोसाइक्लिक। दूसरे आधार पर यदि हम वर्गीकरण करें तो दूसरे आधार पर चक्रीय श्रृंखला की संरचना के आधार पर। तो चक्रीय श्रृंखला की संरचना के आधार पर भी चक्रीय यौगिकों को दो प्रकार के यौगिकों में बांटा जा सकता है, जिसमें से पहला है एरोमेटिक यौगिक और दूसरा है एलिसाइक्लिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक और एलिसाइक्लिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिकों को एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे और एलिसाइक्लिक यौगिकों को एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलेंगे। अब आते हैं हम इनके विस्तृत अध्ययन पर। विस्तार से देखते हैं कि एलिफैटिक यौगिक क्या है, चक्रीय यौगिक क्या है और चक्रीय यौगिकों के प्रकार कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एलिफैटिक यौगिक सर्वप्रथम उन कार्बनिक यौगिकों को कहा जाता था जिनका स्रोत वसा था, किंतु वर्तमान में वे सभी यौगिक जिनका संरचना खुला हो, उन सभी को हम एलिफैटिक यौगिकों की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कोई भी खुला श्रृंखला ले लें हम, जैसे CH3, CH2, CH2, CH3, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। आप देख रहे हैं इसके दोनों छोर स्वतंत्र हैं, इस नाते यह एलिफैटिक यौगिक है। इसी प्रकार CH3, CH2, 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 CH3,
ये नॉर्मल पेंटेन है और आप सभी देख रहे हैं इसके भी दोनों सिरे स्वतंत्र हैं। इसके अलावा हम कुछ और यौगिकों को देखते हैं जिनमें पार्श्व श्रृंखला भी उपस्थित हो, जैसे CH3 CH, इससे CH3 जुड़ा हो, CH2 जुड़ा हो और CH3 जुड़ा हो, ये 2 मेथिल ब्यूटेन है। तो आप देखते हैं इसके भी सभी सिरे क्या हैं, स्वतंत्र हैं, खुले हुए हैं। अतः इन सभी यौगिकों को हम एलिफैटिक यौगिकों की श्रेणी में रखेंगे। अब आते हैं हम चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिकों में श्रृंखला जो होती है वो बंद होती है। जैसे कोई माला हो और उस माला में मोती पिरोए हों, ठीक उसी प्रकार से इन चक्रीय यौगिकों की संरचना होती है। और चक्रीय श्रृंखला के संगठन के आधार पर मैंने आपको बताया कि चक्रीय यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। पहला कार्बो चक्रीय यौगिक और दूसरा विषम चक्रीय यौगिक। तो आते हैं कार्बो चक्रीय यौगिकों के उदाहरण। कार्बो चक्रीय यौगिक जो है उन चक्रीय यौगिकों को कहते हैं जिनकी चक्रीय श्रृंखला में केवल कार्बन परमाणु मौजूद हो, अन्य किसी तत्व के परमाणु मौजूद न हो। उन चक्रीय यौगिकों को हम कार्बो चक्रीय यौगिक कहेंगे। जैसे अगर हम बेंजीन की श्रृंखला बनाएं, बेंजीन की श्रृंखला हम बनाएं तो यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी कार्बन स्वतंत्र नहीं है, वह एक चक्र में मोतियों की धाती माले में पिरोया हुआ है। तो ये बेंजीन की संरचना है। बेंजीन एक कार्बो चक्रीय यौगिक है। इसके अलावा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन की भी संरचना देखेंगे तो इसके चक्रीय श्रृंखला में केवल आपको कार्बन परमाणु ही नजर आएंगे। अतः यह भी एक कार्बो चक्रीय यौगिक है। एक और उदाहरण कोई देख लें, जैसे मान लीजिए साइक्लोब्यूटेन हो। साइक्लोब्यूटेन को भी आप देखेंगे तो इसकी चक्रीय श्रृंखला में आपको केवल कार्बन परमाणु ही नजर आएंगे। तो वे सभी चक्रीय यौगिक जिनकी चक्रीय श्रृंखला में केवल कार्बन के परमाणु मौजूद होते हैं, उन सभी चक्रीय यौगिकों को हम कार्बो चक्रीय यौगिकों की श्रेणी में रखने का कार्य करते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे प्रकार विषम चक्रीय यौगिकों पर। विषम चक्रीय यौगिकों को हम उदाहरण द्वारा समझेंगे कि किन यौगिकों को हम विषम चक्रीय यौगिक कहेंगे। तो वे सभी चक्रीय यौगिक जिनकी चक्रीय श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं के अतिरिक्त कोई अन्य तत्व का परमाणु भी उपस्थित हो, तो वे चक्रीय यौगिक विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। जैसे पिरिडीन, पिरिडीन की संरचना आप देख रहे हैं, इसमें कार्बन परमाणुओं की चक्रीय श्रृंखला के बीच में एक नाइट्रोजन का परमाणु भी
उपस्थित है। तो यह एक विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण है। इसके अलावा एक और अगर उदाहरण कोई देखें, एक कोई अन्य उदाहरण देखें, जैसे पिपरेडीन। पिपरेडीन का भी अगर आप संरचना देखेंगे, इसमें चक्रीय श्रृंखला में कार्बन के अतिरिक्त नाइट्रोजन का परमाणु मौजूद है, अतः यह भी क्या है, एक विषम चक्रीय यौगिक है। इसके अलावा अगर एक आध उदाहरण और हम देखा जाए, तो यहाँ पर आते हैं हम थायोफीन पे, जिसमें कार्बन परमाणुओं के अतिरिक्त चक्रीय श्रृंखला में सल्फर का परमाणु भी मौजूद है। तो वे सभी चक्रीय यौगिक जिनकी चक्रीय श्रृंखला में कार्बन परमाणु के अतिरिक्त किसी अन्य तत्व का परमाणु भी मौजूद हो, उन सभी कार्बनिक यौगिकों को, चक्रीय यौगिकों को हम विषम चक्रीय यौगिक कहेंगे। अब गुणों के आधार पर भी हम सभी चक्रीय यौगिकों को दो श्रेणियों में बांटते हैं। जैसे पहला एक है एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक, तो एरोमेटिक जो शब्द है वह एरोमा नामक शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। एरोमा का अर्थ होता है इसेंस या सुगंध। तो वे चक्रीय यौगिक जिनमें अपनी एक विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है, उन चक्रीय यौगिकों को हम एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। और बाद में अध्ययन द्वारा ज्ञात हुआ कि इनकी संरचना जो है वह बेंजीन से मिलती जुलती है, अतः वे सभी चक्रीय यौगिक जिनकी संरचना बेंजीन से मिलती जुलती है, उन सभी चक्रीय यौगिकों को हम एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण में अभी देखा है, बेंजीन स्वयं है, पिरिडीन है और थायोफीन है। बेंजीन है, पिरिडीन है और थायोफीन है। इन सभी को हम एरोमेटिक यौगिकों की श्रेणी में रखने का कार्य करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो है एलिसाइक्लिक यौगिक। तो वे चक्रीय यौगिक जो गुणों में एलिफैटिक यौगिकों के समान होते हैं, उन सभी चक्रीय यौगिकों को हम एलिसाइक्लिक यौगिकों की श्रेणी में रखते हैं। जैसे अभी भी हम लोग संरचना देखे हैं, अभी अभी साइक्लोहेक्सेन की, पिपरेडीन की, साइक्लोब्यूटेन की। तो ये सभी चक्रीय यौगिक संरचना गुणों में एलिफैटिक यौगिकों के समान होते हैं, अतः इन सबको एलिसाइक्लिक यौगिकों की श्रेणी में रखा जाता है। अब आते हैं सजातीय श्रेणी पर। कार्बनिक रसायन के वर्गीकरण के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है सजातीय श्रेणी या होमोलॉगस सीरीज। सजातीय श्रेणी या होमोलॉगस सीरीज। सजातीय श्रेणी है क्या?
तो यह कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह है जिसमें सदस्यों को उनके अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तथा सभी सदस्यों में एक समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है तथा प्रत्येक सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर आता है। तो वे सभी कार्बनिक यौगिक जिनमें उनके सदस्यों को अणुभारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया हो, जिनमें समान क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तथा दो क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्रों में CH2 का अंतर पाया जाए, उन्हें हम एक सजातीय श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में हम सभी ने देखा था कि बहुत सारे मैंने समूह लिखवाए, तो वे सभी समूह एक अलग सजातीय श्रेणी का निर्माण करते हैं। जैसे एल्कोहलीय श्रेणी है तो उसका सामान्य सूत्र हम ROH लिख सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है तो उसका सामान्य सूत्र हम RCOOH लिख सकते हैं। एल्डिहाइड है तो उसका हम सामान्य सूत्र RCHO लिख सकते हैं। कीटोन है उसका सामान्य सूत्र हम RCOR डैश रख सकते हैं। तो R यहाँ पर किसी भी एल्किल समूह को व्यक्त करने का कार्य करता है। ऐसे भी बहुत सारी सजातीय श्रेणियां हैं जिसका आगे हमको विस्तृत रूप से अध्ययन करना है। अब आते हैं हाइड्रोकार्बन पर। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन हमको पूरा डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ना है। संक्षिप्त में हाइड्रोकार्बन को समझते हैं। जैसा कि नाम से देखकर ही आपको लग रहा होगा कि वे कार्बनिक यौगिक जिनका निर्माण कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर हुआ है, उन सभी कार्बनिक यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे, जिसमें 3 सजातीय श्रेणियां प्रमुख रूप से आती हैं। पहले उन श्रेणियों का हम अध्ययन करें, उसके पूर्व हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा जो इसका वर्ग है वह है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, या इंग्लिश में इसको कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल बंध उपस्थित होता है, उन हाइड्रोकार्बन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं तथा जिन हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है, उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बाद अगर देखा जाए तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो सजातीय श्रेणी होती है उसे हम एल्केन कहते हैं। जो सजातीय श्रेणी होती है उसे एल्केन कहते हैं तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 सजातीय श्रेणियां हैं, एल्कीन व एल्काइन। एल्केन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है तथा इनका अनुलग्न या जिसको हम सफिक्स कहते हैं वो एन होता है।
एल्केन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र या जनरल फार्मूला CnH2n होता है तथा इसका अनुलग या सफिक्स जो है वह ईन होता है। एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र मतलब जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। इसका अनुलग्न या सफिक्स जो है वो आइन होता है। यहाँ n का तात्पर्य संख्या से है जो कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है कि इस यौगिक में कितने कार्बन परमाणु मौजूद हैं। और एल्केन श्रेणी में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध पाया जाएगा। एल्कीन श्रेणी में दो कार्बन परमाणुओं के मध्य एक द्विबंध अवश्य पाया जाएगा और एल्काइन श्रेणी में दो कार्बन परमाणुओं के मध्य एक त्रिबंध अनिवार्य रूप से उपस्थित होगा। अब इन तीनों श्रेणियों के कुछ सदस्यों को हम अणुसूत्र निकाल के नाम लिखकर आपको बताएंगे। इस आधार पर आप इनके सूत्र आसानी से याद रख सकते हैं, इनके नाम आसानी से लिख सकते हैं, जिससे आने वाले चैप्टर्स में आपको कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में कोई समस्या नहीं होगी। उसको पढ़ने से पहले n जो कार्बनिक यौगिकों की संख्या है और पूर्व लग्न जिसको हम प्रीफिक्स कहते हैं उसको जानना बहुत आवश्यक है। तो यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन मौजूद है तो उसका पूर्व लग्न होता है मेथ। यदि दो कार्बन परमाणु मौजूद हैं तो उसका पूर्व लग्न होता है एथ। तीन कार्बन परमाणु मौजूद हैं तो उसका पूर्व लग्न होता है प्रो। चार कार्बन परमाणु मौजूद हैं तो उसका पूर्व लग्न होता है ब्यूट। पांच कार्बन परमाणु मौजूद हैं तो पेंट। छह कार्बन परमाणु मौजूद हैं तो हेक्स। सात कार्बन परमाणु मौजूद हैं तो हेप्ट। आठ कार्बन परमाणु हैं तो ऑक्ट। नौ कार्बन परमाणु मौजूद हैं तो नोन। 10 कार्बन परमाणु मौजूद हैं तो डेक। इसी तरह 11 है तो अनडेक। 12 मौजूद है तो डोडेक। इसी प्रकार ये श्रेणी आगे चलती है। आपके स्तर तक के कार्बनिक यौगिकों के सिलेबस में पर्याप्त है, इससे बड़ी श्रृंखला आपसे पूछी नहीं जाएगी। तो आते हैं हम फिर से हाइड्रोकार्बन के श्रेणियों एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। जैसे आपसे प्रश्न पूछ दिया कि एल्केन श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम और अणुसूत्र क्या होगा। तो अभी जैसे मैंने बताया कि एल्केन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र है वह CnH2n+2 है, जहां n का तात्पर्य कार्बन परमाणुओं की संख्या से। तो यदि कहे एल्केन श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम और अणुसूत्र क्या होगा, इसका अर्थ एल्केन श्रेणी का शुरुआत एक ही कार्बन वाले यौगिक से हो जाता है। इसके लिए n का मान क्या रखेंगे हम a, और जहां जहां n है वहां n का मान रख देंगे। तो C1
H2 इंटू 1 प्लस 2, यहाँ आ जाएगा CH4। तो CH4 का नाम क्या होगा? तो अभी को हम श्रेणी जो बनाए थे वहां लिखवाए थे n बराबर यदि 1 है तो पूर्वलग्न लगाना है हमको मेथ, और एल्केन श्रेणी का अनुलग्न मतलब एन। पूर्वलग्न मतलब पहले लगने वाला, जैसे पूर्वज है जो हमसे पहले थे, अनुज मतलब जो हमसे बाद में। तो पूर्वलग्न मतलब पहले लगने वाला, अनुलग्न मतलब बाद में लगने वाला। तो मेथ धन एन बराबर क्या हो जाएगा? मेथेन। इसी प्रकार यदि कहे कि एल्केन श्रेणी के द्वितीय सदस्य का अणुसूत्र और नाम क्या होगा, तो n का मान हम 2 रखेंगे। तो n की जगह 2 रखेंगे तो C2H2 इंटू 2 प्लस 2, यहाँ हो जाएगा C2H, 2 दूना 4 और 2 जोड़ देंगे तो कितना? 6। तो इसका पूर्वलग्न होता है 2 कार्बन के लिए एथ, और एल्केन श्रेणी का अनुलग्न होगा एन। तो एथ धन एन बराबर यहाँ पर इसका नाम मिल जाएगा एथेन। इसी प्रकार आगे के यौगिकों में प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन आदि आएंगे। अब आते हैं एल्कीन के ऊपर। तो अभी मैंने बताया कि एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र जो है CnH2n होता है, और इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध उपस्थित होते हैं। तो द्विबंध बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन का होना आवश्यक है। तो यदि कहा जाए कि एल्केन श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम और अणुसूत्र क्या होगा, तो यहाँ हम n की वैल्यू 2 रखेंगे, और जब सामान्य सूत्र पर n का मान रखेंगे तो C2H2 इंटू 2, तो इसका सूत्र हो जाएगा C2H4। तो 2 कार्बन परमाणुओं के लिए पूर्व लग्न लगना है H, और एल्कीन श्रेणी का अनुलग्न जो लगना है वो लगना है इन। तो एथ धन इन बराबर यहाँ हो जाएगा एथीन। इसी प्रकार अगर दूसरे सदस्य का नाम और अणुसूत्र पूछे तो n का मान हमको 3 रखना होगा, और n के जगह पे जब मान पुट करेंगे हम तो C3H2 इंटू 3 या C3H6। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम? तो 3 कार्बन के लिए पूर्वलग्न लगना है प्रो, और अनुलग्न लगेगा एल्कीन श्रेणी के लिए इन। तो प्रोप धन इन बराबर प्रोपीन। इसी प्रकार हम आते हैं एल्काइन श्रेणी पर। तो एल्काइन श्रेणी के सामान्य सूत्र को मैंने बताया था कि होगा CnH2n-2, और एल्काइन श्रेणी में 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध उपस्थित होगा। तो त्रिबंध बनाने के लिए भी कम से कम 2 कार्बन परमाणुओं की आवश्यकता होगी। तो इसके यौगिकों की शुरुआत भी मिनिमम 2 कार्बन वाले यौगिक से होगी। तो इसके प्रथम सदस्य का नाम और अणुसूत्र जब लिखेंगे तो n बराबर अगर 2 रखेंगे तो n की जगह 2 पुट करेंगे C2H2 इंटू 2 माइनस 2, आ जाएगा C2H2। और 2 कार्बन के लिए संगत एल्केन या पूर्वलग्न हमारा जो होना है वो होना है एथ धन, और एल्काइन श्रेणी का अनुलग्न होना है आइन, तो एथाइन। इसके दूसरे सदस्य का यदि नाम लिखना हो तो n बराबर 3, तो C3H2 इंटू 3 माइनस 2 हो जाएगा C3H4, और 3 कार्बन के लिए पूर्वलग्न लगेगा प्रो, धन अनुलग्न हो जाएगा आइन, तो ये हो जाएगा प्रोपाइन। इस अनुलग्न का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में भी बहुत करते हैं, जैसे डॉक्टर की डॉक्टराइन, मास्टर की मास्टराइन, पंडित की पंडिताइन, ऐसे बहुत। तो ये बहुत ही प्रचलन वाला अनुलग्न है। और जैसा कि मैंने सजातीय श्रेणी के परिभाषा में बताया था कि प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। तो जैसे अगर मीथेन आपको पता है
कि एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य मेथेन है और एथेन का सूत्र आपको नहीं आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि एथेन में 2 कार्बन होते हैं और ये एक ही सजातीय श्रेणी के हैं, मेथेन और एथेन। तो हमको कुछ नहीं करना है, मेथेन के सूत्र में CH2 जोड़ देना, ये हो जाएगा C2H6। तो ये किसका सूत्र मिल गया हमको? एथेन का। प्रोपेन का सूत्र यदि पता करना है तो फिर इसमें आप CH2 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा C3H8। ये किसका सूत्र हो गया? प्रोपेन का। फिर CH2 जोड़ेंगे तो ब्यूटेन का सूत्र मिल जाएगा, फिर CH2 जोड़ेंगे तो पेंटेन का सूत्र आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार एल्कीन श्रेणी में भी पहला जो सदस्य है C2H4 एथीन है और आपको प्रोपीन का फार्मूला पता करना है तो आप CH2 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा C3H6। ये किसका सूत्र हो गया? प्रोपीन का। ब्यूटीन का सूत्र आपको पता करना है, फिर CH2 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा C4H8। ये सूत्र हो जाएगा ब्यूटीन का। इसी प्रकार एल्काइन श्रेणी का हमने पहला सदस्य लिखा था C2H2, ये था एथाइन। एथाइन के बाद प्रोपाइन का सूत्र आपको पता करना है, CH2 आप जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा C3H4। ये सूत्र हो गया आपका प्रोपाइन का। ब्यूटाइन का सूत्र पता करना है, CH2 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा C4H6। ये सूत्र हो गया ब्यूटाइन का। ऐसे आप आगे जोड़ते चले जाइए, आपको फार्मूला मिलता चला जाएगा, लेकिन ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा यदि आप टाइन, डेकाइन, नोनाइन इनका फार्मूला पूछे। तो आप यदि सामान्य सूत्र याद रखेंगे तो इनका नाम लिखना आपके लिए काफी सरल होगा। और कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं को भी 3 प्रकार से बांटा गया है, उसको भी देखते हैं। कि वे प्रकार कौन से हैं। तो यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन अकेला है या केवल एक ही कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा है, जैसे CH4 में कोई और अदर कार्बन से नहीं जुड़ा है, तो इसको हम कहेंगे प्राथमिक कार्बन परमाणु या 1 डिग्री कार्बन। इसी प्रकार इस यौगिक में भी देखेंगे, ये कार्बन केवल एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है और ये भी कार्बन केवल एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये दोनों कार्बन भी प्राथमिक कार्बन परमाणु ही कहलाएंगे। तो वह कार्बन परमाणु जो केवल एक कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हो या अकेला हो, तो उस कार्बन परमाणु को हम प्राथमिक कार्बन परमाणु कहते हैं। एक और यौगिक यदि हम लिखें यहाँ पर, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये दोनों कार्बन परमाणु केवल एक ही कार्बन परमाणु के साथ, ये दोनों कार्बन परमाणु भी आ जाएंगे प्राथमिक कार्बन परमाणु की श्रेणी में। लेकिन जो बीच वाला ये कार्बन है, ये 2 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा है, तो इसे हम कहेंगे द्वितीयक कार्बन परमाणु या 2 डिग्री कार्बन। इसी प्रकार एक और यौगिक हम लिखें CH3CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें ये वाला जो कार्बन है, आप देखेंगे कि 3 तरफ से कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, तो इसे हम कहेंगे तृतीयक कार्बन परमाणु या 3 डिग्री कार्बन। तो आज का क्लास यहीं तक है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारे चैनल को अन्य विद्यार्थियों तक पहुंचाने का काम करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला जो पार्ट होगा वो हम करेंगे सरल यौगिकों का IUPAC नामकरण से। धन्यवाद।